हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं संक्षारण क्या होता है। दोस्तों कोरोजन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो दोस्तों विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नामक चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम आज पढ़ते हैं संक्षारण क्या होता है। संक्षारण अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक सिद्धांत दे रखा है जिसका नाम है संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है वो समझेंगे, और लोहे पर जंग कैसे लगता है ना। जंग कैसे लगता है, जंग का सूत्र कैसे बनता है वो हम लोग समझेंगे। तो डिटेल से देखेंगे संक्षारण क्या होता है। वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वैसे संक्षारण के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते हो कि संक्षारण क्या होता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, यानी कि कोई भी धातु होती है उस धातु को अगर हम बाहर रख देते हैं तो वो वायु के संपर्क में आते हैं। वायुमंडल जो गैसें होती है उनके संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आती है, या फिर जल लग जाता है, जलवाष्प होता है, उसके कारण से उसमें बदलाव आ जाता है। और बदलाव में वो क्या करता है, क्रिया करके अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके अपना जो रूप होता है उसे बदल करके या तो वो बना सकता है ऑक्साइड, या बना सकता है कार्बोनेट, या सल्फाइड सल्फेट बना सकता है। और इस कारण से वो धातु फिर धीरे धीरे वो अपना यौगिक बना करके अलग हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है, फिर वो काम में नहीं आती है। आ रही बात समझ में। आप लोगों ने देखा होगा पुराने जो दरवाजे होते हैं अगर लोहे के, वो तो किस प्रकार से अलग हो जाते हैं, है ना। उसका ऊपर चमड़ी चमड़ी पपड़ बन के अलग हो जाता है, तो वो जंग लगना है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो हम लोग इसी को समझते हैं। बाकी इसका डेफिनेशन आप लोग पढ़ लीजिए। वह प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस जिसमें धातुओं की सतह पर, धातु होते हैं उसकी सतह पर वायुमंडलीय गैस है ना अथवा जलवाष्प आक्रमण से ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिए। क्या क्या बन सकता है, तो या तो ऑक्साइड बन सकता है, या कार्बोनेट, सल्फाइड, या सल्फेट बन सकता है, आदि बनते हैं। और धातु होती है दोस्तों धीरे धीरे क्षय का यहाँ पर मतलब होता है नष्ट होना। ठीक है, क्षय का मतलब क्या होता है, नष्ट। तो क्षय होने लगता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कोरोजन कहलाती है। अब इसमें संक्षारण होता है तो फिर वो धातु का कलर होता है किस प्रकार से बदलता है वो समझिए ध्यान से। जैसे कि अगर चांदी होती है उसमें अगर जंग लग जाता है तो चांदी होते है उसमें खराब हो जाता है। अगर संक्षारण हो जाता है तो उसका कलर हो जाता है बदरंग। कैसा हो जाता है, बदरंग रंग का हो जाता है। कॉपर होता है, अगर उस पर संक्षारण संक्षारित हो जाती है तो वो हरी परत की हो जाती है, तो उस पर हरी परत चढ़ जाती है। ठीक है। एंड लोहे पर जंग लगना, हालांकि लोहा होता है उसका हल्का भूरा लाल होता है इसका कलर। ठीक है, तो लोहे पर जंग लग जाना, तो ये बातें हैं, इसके एग्जाम्पल है। अब बात कर लेते हैं संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, ये क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक का समझना ध्यान से। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरिजन क्या होता है दोस्तों, यह जो नियम होता है वो कहता है, इसको समझना ध्यान से। इस सिद्धांत के अनुसार अशुद्ध लोहे की सतह एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति का कार्य करती है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि लोहा शुद्ध था, जब उस पर संक्षारण हो जाता है, जंग लग जाता है, तो फिर वो बन जाता है अशुद्ध। तो अशुद्ध जो लोहा होता है, ठीक है, अशुद्ध जो लोहा होता है वो एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो ऐसे सेलों को हम लोग संक्षारण सेल भी कह सकते हैं। ऐसे जो सेलों होते हैं उसको अपन क्या कह सकते हैं, संक्षारण भी कह सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेकर के इसको डिटेल समझते हैं। हालांकि आपको ये बात समझ में अभी नहीं आएगी, जब मैं रिएक्शन पढ़ा के किस प्रकार से लोहे पर जंग लगता है वो समझा के फिर ये बात बोलूंगा, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगी माइंड में कि किस प्रकार से अशुद्ध होता है विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, लोहे पर जंग लगना, और उसी को लेकर के हम समझते हैं संक्षारण का विद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या होता है। देखिए ध्यान से दोस्तों, यहां पर दो तीन बातें होती है। फर्स्ट बात, एनोड का कार्य कौन करता है, ये अलग है। तो एनोड होता है उसका कार्य करता है दोस्तों शुद्ध लोहा। तो शुद्ध लोहा होता है वो किसका काम करता है, एनोड का। और आप लोगों को ये भी पता है एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, तो एनोड पर जो होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। एंड देन कैथोड होता है, उसके रूप में कौन है, तो कैथोड के रूप में हम लेंगे अशुद्ध लोहा। हालांकि लेते नहीं है, अपने आप ही बन जाता है अशुद्ध लोहा। ये
या उस पर अपचयन की अभिक्रिया होती है, अपचयन की अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन एंड रेडक्शन की रिएक्शन होती है। अब इसमें एक चीज़ समझना ध्यान से, इसमें एक वैद्युत अपघटय के रूप में दोस्तों काम कौन करता है? वैद्युत अपघटय। तो वैद्युत अपघटय के रूप में काम करेगा जल में घुलित, जिसको हम बोल सकते हैं जलीय O2 व CO2। दोस्तों जलीय का मतलब होता है ये जल में उपस्थित है, मतलब कि अगर किसी लोहे पर अगर जल की बूंद गिर गई है तो उसमें क्या होगा, वायुमंडल की जो गैसें होती है O2 और CO2 तो उसमें घुल जाएगी, तो जलीय बन जाता है। तो जलीय O2 और CO2 होते हैं वैद्युत अपघटय की तरह काम करेंगे। वैद्युत अपघटय का मतलब होता है वो टूट करके किसी के साथ में रिएक्शन करेंगे। लोहे पर जल की बूंदें में वायुमंडलीय गैसें घुल जाती है। अब इसका कहने का मतलब क्या है, समझना ध्यान से। हमारे पास में अगर H2 और O2, H2 और CO2 आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के दौरान यहाँ से एक चीज़ बनती है जो कि है H2CO3। ये ध्यान रखना, अगर H2 और CO2 आपस में अभिक्रिया करेगी तो ये चीज़ बन जाएगी H2CO3। ये H2CO3 आगे क्या काम आएगी वो हम समझेंगे आगे, ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं एनोड और कैथोड पर अभिक्रिया। इससे पहले हम समझेंगे कि मान लीजिए हमारे पास में ये एक लोहा है और उस लोहे की बात करें तो ये लोहा अभी कैसा है, फिलहाल शुद्ध। तो शुद्ध लोहा किसकी भांति व्यवहार करता है, एनोड की भांति व्यवहार करता है। तो ये है लोहा आयरन, तो ये लोहा आयरन किसकी भांति व्यवहार करता है, एनोड की भांति व्यवहार करता है। और एनोड होता है वो कौन है, लोहा अर्थात आयरन। तो आयरन का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, Fe होता है सॉलिड फॉर्म में। अगर इस लोहे पर जल की बूंद गिर जाती है, मान के चलिए ये जल की बूंद है, वो अगर इस पर गिर जाती है तो जल की बूंद होती है, उसके अंदर कौन घुल जाता है, वायुमंडलीय गैसें घुल जाती है। तो एक बात तो ये है कंफर्म कि ये हमारे पास में क्या है, जल की बूंद, ठीक है, यानी कि H2O की बूंद, ठीक है। अब काम कैसा होता है उसको समझना ध्यान से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनोड। दोस्तों एनोड के रूप में है अपना आयरन अर्थात Fe। ये जो Fe होता है दोस्तों वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। और एक Fe होता है वो अपने में से कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो उस पर चार्ज आता है +2। उस पर कौन सा चार्ज आता है, +2। परंतु हम बैलेंस करने के लिए एक चीज़ काम में लेते हैं, वो हम 2 Fe लेंगे। तो 2 Fe लेंगे तो एक Fe +2 चार्ज दर्शाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो 2 Fe होंगे, वो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, 4। समझना बात को ध्यान से। एक Fe +2 बना रहा है आयन, तो एक Fe 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है, तो 2 Fe लिया हमने, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, 4। तो हमारे पास में 2 Fe +2 आयन बने हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन कितने बाहर निकले, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। जहां पर इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, यही हमारे पास में कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की। कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की। ये ध्यान रखिए, ये जो आपका Fe होता है अब ये घुल जाता है उस जल के अंदर, मतलब कि ये जो Fe होता है वो बन जाता है अब Fe+2, और ये Fe+2 किसके अंदर घुल जाएगा, इस जल के अंदर। इसलिए इसको मैंने लिखा है Fe एक्वस। एक्वस मतलब जलीय। तो Fe होता है, उस Fe ने क्या किया, तो Fe ने Fe+2 आयन बनाया एंड साथ में 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए। एक Fe की बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कैथोड पर। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझना है बात को। कैथोड पर हमारे पास में वैद्युत अपघटय के रूप में है जलीय O2 और CO2, मतलब जल की बूंद में घुले हुए ऑक्सीजन और हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या करते हैं,
आप लोगों ने देखा है कि आपस में जुड़ करके एक चीज़ बना रहे हैं जिसका नाम है H2CO3। या तो ये H2CO3 होता है वो टूट करके H+ आयन में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आयनों में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि नेचर ही इसका वैद्युत अपघट्य का कहने का सिंपल सा मतलब होता है वो आयनों में टूट जाता है। तो H2CO3 होता है वो क्या करता है, आयनों में विभक्त हो जाएगा। ये कैथोड की अभिक्रिया नहीं है, फिलहाल समझने के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपका है कि H2CO3 टूटेगा दोस्तों, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो यहाँ से एक तो बन जाएगा आपका H+ और साथ में क्या बन जाएगा, CO3। एक्चुअली यहाँ पर होने वाला ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको बाद में ही करते हैं रिएक्शन। आप इतना एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कैथोड पर हम आगे समझेंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों, यहाँ कैथोड वाली रिएक्शन को आगे समझते हैं, ठीक है। कैथोड की अभिक्रिया समझना, इसमें दो चीज़ें मैं बताऊंगा आप लोगों को, एक तो H2CO3 व H2O। या तो ये जो बना हुआ है आपस में मिलकर के या ये टूट सकता है आयनों में, या फिर जल का बूंद होती है वो आयन में टूट सकती है। तो इनका क्या होता है, इनका हम लोग बोल सकते हैं H+ आयन में टूटना, ठीक है, H+ आयन बनाना। अब दोनों में से दो को हम तोड़ देते हैं। जैसे कि हमारे पास में H2CO3 है, वो अगर टूटेगा ये रिवर्सिबल होता है, यानी कि ये वापस बन सकता है। तो इसमें एक तो बन जाएगा H+ और दूसरा बन जाएगा CO3 2-। H कितने हैं, 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और CO3 हमारे पास में एक ही है, तो CO3 एक ही रहेगा। दूसरी बात, H2 अगर टूटेगा तो H2 टूटेगा, ये भी रिवर्सिबल है, तो H+ बनेगा एंड साथ में OH- बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने 2 Fe लिए हैं, तो इसको समझने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो इसको समझने के लिए हम लोग 2 ले लेते हैं। तो इसको 2 लिया है, तो यहाँ से 4 H+ बनेंगे और हमारे पास में 2 CO3 2- बनेंगे। यहाँ पर हम 2 H2 ले लेते हैं, तो यहाँ से 2 H+ एंड 2 OH- बनेंगे। ठीक बात है, यहाँ तक क्लियर है। अब दोस्तों बात को समझना ध्यान से, यहाँ से जो H+ आयन होते हैं, ये जो H+ आयन क्या करते हैं, जो भी आपके Fe ने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, उन इलेक्ट्रॉनों को वो क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है एनोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन जो भी है उसमें धातु, वो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है। और कैथोड का काम है कि जो भी ऑक्सीकरण किया है, जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर त्यागा गया है, उसको वो ग्रहण करना। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, तो H+ जो बने हैं, ये H+ क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं जल में घुलित O2 का अपचयन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है, या तो आपकी ऑक्सीजन जल में घुलित है, वो सीधा 4 H+ आयन होंगे, वो 4 H+ आयन इन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे। बात को समझना, H+ आयन यहाँ से ही आए हैं, ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य में से ही आए हैं। तो ये अगर ऑक्सीजन हो, जल में घुलित ऑक्सीजन है, उसके साथ में 4 H+, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो 4 अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे, तो यहाँ से एक चीज़ बन जाएगा, H+ है हमारे पास में, कितने हैं H+, 4 हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2H2। तो 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो इसको हम लिख देंगे O। तो कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन, 2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 H2O बन जाएंगे, लिक्विड फॉर्म। ये होता है एक्वस फॉर्म, ये होता है गैस फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पर समझना ध्यान से आगे, या एक दूसरी रिएक्शन, या तो केवल जल में घुलित ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, सीधे ही H+ आयन इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण करेगा। अब ऑक्सीजन होता है वो जल में उपस्थित, मैंने बात बोली, जल में घुलित ऑक्सीजन है, वो अगर H+ के साथ में रिएक्शन करके H2 बना रही है, या तो फिर ये ऑक्सीजन जल के साथ में है तो वो सीधे अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो फिर क्या हो सकता है। या मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैं समझना, अगर एग्जाम में होगा तो दोनों में से आप एक कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग किताब में और पासबुक में दे रखा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका O2 गैस, वो O2 गैस H2O है हमारे पास में, कितने H2 लेंगे, 2 H2 लेंगे हम लोग, वो 2 H2O इन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। तो यहाँ से क्या चीज़ बन सकती है, तो दोस्तों यहाँ से यही चीज़ बनेगी जो कि हमारे पास में H कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा H4। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 कितने हैं, 4, तो 2 2 और 4, 4 H और 4 O, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन जाएगा, 4 OH माइनस। तो यहाँ से एक चीज़ तो बनती है आपकी OH माइनस और दूसरी चीज़ बनती है H2O। अब इसके आधार पर अलग अलग रिएक्शन दे रखी होती है, उसको हम लोग समझेंगे। अब इसको आगे पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये जो सिद्धांत होता है इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है। वैद्युत रासायनिक सेल की भांति काम करता है अशुद्ध लोहे की सतह। अब आपने समझा यहाँ पर कि एनोड होता है, उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो अपने आप यहाँ पर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी और रिएक्शन लोहे पर स्टार्ट होना हो जाएगी। तो यहाँ से अब धीरे धीरे आपका लोहा होता है वो क्या करना लगेगा, जंग लगने लगेगा, और जंग लगने लगेगा तो ये जो एरिया होता है जो खराब बन गया है, जो अशुद्ध बन गया है, वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, कैथोड की भांति व्यवहार करेगा। और कैथोड की भांति व्यवहार करेगा तो उसमें 2 रिएक्शन होगी, ये जो आपको बताई गई है वो। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकाले थे Fe ने, उसको रिसीव कौन करेगा, कैथोड के रूप में आपका जो भी ऑक्सीजन घुलित है जल के अंदर वो। तो दोस्तों आप कहने का मतलब समझ सकते हो कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होती है, और ऑक्सीकरण की अपचयन की अभिक्रिया और इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो किस में होता है, तो ये सिंपल सा होता है वैद्युत रासायनिक सेल में, या किसी भी सेल में। किसी भी सेल में आप देखोगे तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एनोड पर त्यागे जाते हैं और कैथोड पर ग्रहण किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाते हैं उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, परंतु यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम इसको एक समझ सकते हैं कि एक विद्युत रासायनिक सेल के रूप में काम कर रहा है। इस कारण से इसका नाम जो पड़ा है वो पड़ा है वैद्युत रासायनिक सिद्धांत, संक्षारण का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। अब मैं इस बात को मिटा रहा हूँ, इसको और इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसको रहने देता हूं, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं संपूर्ण अभिक्रिया। दोस्तों थोड़ा सा जो टॉपिक है वो बोरिंग हो सकता है, टफ भी आप लोग को लग सकता है, परंतु मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पूरी तरह से समझाने की, बस आपको ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। अब हम संपूर्ण अभिक्रिया में क्या करते हैं, संपूर्ण अभिक्रिया में हमारे पास में कैथोड पर ये 2 रिएक्शन है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली, और एनोड पर एक रिएक्शन है। अब इसमें जो ऑपोजिट होता है वो काट देता है, और इसको काट करके हम लोग ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया में लिखेंगे। कैसे वो समझ सकते हैं आप लोग, समझो। फर्स्ट हम इसके साथ में कंपेयर करते हैं, जिसमें अभिकारक में कौन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर अभिकारक में कुछ नहीं है, लेकिन उत्पाद में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन 4 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, और विपरीत चीज़ कट जाएगी। और तो Fe होता है, वो यहाँ पर कोई Fe है नहीं तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो अब तो लिख देंगे इसको हम लोग, देखो O2, इसको पहले लिखते हैं 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस, एंड यहाँ से आगे Fe 2Fe प्लस 2 एंड साथ में 2H2। ठीक है। दूसरी रिएक्शन या मैं लिख रहा हूं, दूसरी रिएक्शन हो सकती है इसके साथ में। इसके साथ में क्या कट सकता है, वही चीज़ कट सकती है कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन इस 4 इलेक्ट्रॉन से कट जाएंगे, बाकी यहाँ पर कोई कटेगा नहीं। तो दूसरे के अगर साथ में लिखेंगे तो 2Fe सॉलिड फॉर्म में प्लस O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, आगे हो जाएगा, इसको पहले लिखते हैं
2Fe+2 एक्वस फॉर्म में है एंड देन 4OH-, ठीक है, 4OH- फॉर्म एक्वस फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर दो रिएक्शन ये हो जाती है। अब दोस्तों यहीं से खेल शुरू होता है, इसको समझना ध्यान से। पहली जो रिएक्शन होती है उसमें कुछ किताब में क्या करते हैं, ये जो Fe होता है ये Fe आपका रिएक्शन करेगा किससे, तो ये Fe+2 होता है, वो यहाँ पर जो बना हुआ है वो रिएक्शन करेगा कि जल में जो घुली हुई, एक तो आपका जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन है यानी कि जो वायुमंडलीय गैसें होते हैं उसके साथ में, यानी कि जलीय जो गैसें हैं उनके साथ में ये Fe+2 होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है तो वो क्या करेगा, जो जल में घुलित ऑक्सीजन होता है या जल में घुलित जो वायुमंडलीय गैस होती है उसके साथ में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके अपना एक यौगिक बनाएगा, अपना एक उत्पाद बनाएगा और उसी उत्पाद को हम लोग बोलते हैं जंग। कैसे समझते हैं, सबसे पहले हम इसकी बात को लेकर के समझेंगे। ये जो आपका 2Fe+2 होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं वायुमंडलीय अभिक्रियाएं। ये क्या करेगा समझना, 2Fe+2 एक्वस फॉर्म में है, ये अपने जल के अणु लेंगे, 2 जल के अणु, समझना ध्यान से। ये बात हो रही है इसके कंपेयर में और ये बात होगी, ये वाली वो होगी इसके कंपेयर में। आ रही बात समझ में। दूसरी अभिक्रिया दूसरे से हम समझेंगे और पहली अभिक्रिया संपूर्ण या में लिखा है, समझना बात को ध्यान से, या में लिखा है मतलब दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो एक, ठीक है। कुछ किताब में ये वाली इससे कंपेयर करके लिखा है और कुछ किताब में इसको इससे कंपेयर करके मतलब जोड़ के लिखा है, ठीक है। तो हम इसको समझ रहे हैं। ये जो आपका 2Fe+2 होता है वो 2H2O और उसके साथ में घुलित ऑक्सीजन होते हैं, उसके साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो हाफ हम लोग लेंगे आधा O2 गैस, ये लिक्विड फॉर्म, तो ये रिएक्शन करके एक तो बनाएगा आपका Fe2O3 और साथ में बनाएगा 4H+ आयन। और दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग फेरिक ऑक्साइड, और ये फेरिक ऑक्साइड ही क्या कहलाता है, आपका जंग कहलाता है। क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। अब आपका Fe+2 होता है, 2Fe+2 वो इस OH के साथ में मिलेगा और इस OH के साथ में मिल करके दोस्तों ये बनाता है आयरन हाइड्रोक्साइड। तो 2FeOH होल ट्वाइस बनाता है जिसको हम बोलते हैं आयरन हाइड्रोक्साइड। ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड होते हैं वो जिस प्रकार से 2Fe+2 होता है H2O से एंड O2 से रिएक्शन करता है, सेम कंडीशन में यहाँ पर FeOH होल ट्वाइस अर्थात आयरन हाइड्रोक्साइड होता है, वो भी क्या करता है, अभिक्रिया करता है। तो इसको अपन लिखेंगे या में, ये रिएक्शन करता है एक तो हाफ O2 से एंड प्लस X2। दोस्तों यहाँ पर X का मतलब होता है कोई भी जल का अणु कितना भी हो सकता है, ठीक है। X का मतलब कोई भी संख्या। अब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से एक चीज़ तो बनेगी Fe2O3 एंड XH2O, ये चीज़ बन जाती है। समझ रहे बात को, समझो ध्यान से। Fe2O3 एंड XH2O बन जाता है। तो आपका जो आयरन हाइड्रोक्साइड होता है वो O2 एंड XH2 से रिएक्शन करके ये बनाता है जंग का क्रिस्टल, जिसमें भी जल के अणु लगे होते हैं तो उसको बोलते हैं क्रिस्टल। ये ओनली फॉर जंग का सूत्र होता है फेरिक ऑक्साइड, और ये है फेरिक ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको बोला जाता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। ओके, मतलब ये क्रिस्टल है और ये सिर्फ जंग का सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ से ये दोनों चीज़ हैं, समझ लेना ध्यान से। ये वाला ये लास्ट रिएक्शन हो जाती है जंग का। तो लास्ट में आपका जो कैथोड होता है उस पर क्या बनेगा, ये चीज़ बनेगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे वो बनता जाएगा वैसे वैसे ये जो आपका शुद्ध एनोड वाला
आयरन होता है वो नष्ट होता जाएगा और इस प्रकार से जो आयरन होता है इसकी पपड़ी बन करके अलग होते जाएंगे, जो कि आपके Fe2O3 XH2O के रूप में या फिर Fe2O3 के रूप में। अब कुछ किताब के अंदर ये रिएक्शन दे रखी है और कुछ किताब के अंदर ये रिएक्शन दे रखी है, तो दोनों में वैसे सेम ही बनता है, एक में जल के अणु नहीं लगे होते हैं, दूसरे में जल के अणु लगे होते हैं, ये बात है। तो दोस्तों ये था आपका जो संक्षारण होता है उसका वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। अब हम लोग समझते हैं कि संक्षारण होता है, इसको अगर रोकना है तो इसके लिए क्या उपाय हैं, बाकी वो डेफिनेशन ही है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम लास्ट देख लेते हैं संक्षारण होता है इसको रोकने की विधियाँ। ठीक है, तो संक्षारण होता है इसको अलग अलग रोकने की विधियाँ। सबसे जो पहली विधि है उसका नाम है अवरोधक रक्षण, बैरियर प्रोटेक्शन। मतलब इसका क्या होता है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि जो हम लोग करते हैं, जो आयरन होता है उसको बचाने के लिए जो हम विधि प्रयोग लेते हैं सामान्य रूप से, वो जो विधि होता है इसको बोला जाता है अवरोध रक्षण। ठीक है, बैरियर प्रोटेक्शन। मतलब इसमें क्या करेंगे, हम लोहा होता है तो बाहर पड़ा होता है तो उसको हम क्या करेंगे, अंदर रखेंगे, वायु के संपर्क में नहीं आने देंगे, साथ में इस पर पेंट करेंगे, है ना, उसके ऊपर कलर कर देते हैं, साथ में इसके अगर कोई तेली पदार्थ जैसे कि ग्रीस हो गया, तेल होगा, उसका लेपन कर देते हैं ताकि वो संक्षारण न हो सके। तो सामान्य जो विधियाँ होती है उसको बोल देते हैं अवरोधक रक्षण। ठीक है, इसके अलावा विद्युत लेपन द्वारा हम आयरन की सतह पर संक्षारित न होने वाली ऐसी कोई धातु है, जैसे कि फॉर एग्जांपल निकल, क्रोमियम, कॉपर, उसका हम क्या कर देते हैं, लेपन कर देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, जिसका संक्षारण न होता है ऐसी धातुओं का हम क्या करते हैं, आयरन के ऊपर लेपन कर देते हैं। इसके बाद हो जाता है जो आपका फेरिक ऑक्साइड, आयरन फॉस्फेट अथवा अन्य रसायनों का आयरन पृष्ठ पर करते हैं उपयोग। तो ये जो पदार्थ होते हैं, जो फेरिक ऑक्साइड, आयरन फॉस्फेट और अन्य रसायन, जो कि वो पदार्थ क्या करते हैं, अविलेय परत बनाते हैं। अब अविलेय परत बनाएंगे तो वहाँ पर आयरन होता है उसका संक्षारण नहीं होता है। सेकंड प्रयोग होता, सेकंड जो विधि होती है रक्षण करने की विधि है उसका नाम है बलिदानी बचाव, या फिर इसको बोलते हैं उत्सर्ग रक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसका सिंपल सा मतलब होता है गैल्वेनीकरण। सेकेंड जो विधि होता है उसका नाम अगर सिंपल भाषा में कहे तो क्या होता है, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या होता है दोस्तों, तो आयरन होता है उसकी सतह पर हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो आयरन की सतह पर अगर जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो इस घटना को हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण होता है, इसमें आप देखोगे तो जो जिंक होगा वो कैसा होता है, आयरन से, तो आयरन होता है उससे जिंक अधिक विद्युत धनी होता है, इस वजह से वो उसका जो संक्षारण होता है वो पहले हो जाता है और आपका आयरन होता है वो बच जाता है। ठीक है, तो लोहे की सतह पर लोहे से अधिक धन विद्युतीय धातु की परत से ढक लेते हैं। इसमें आयरन की सतह पर जिंक की परत चढ़ाते हैं ताकि आयरन को जंग लगने से बचाती है, जिंक होगी वो। ओके, इसके लास्ट जो है वो बचाव है कैथोडिक या विद्युतीय बचाव। कैथोडिक या इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या होता है इसको समझना। इसमें भी सेम इसके जैसा ही है परंतु थोड़ा सा अलग है। वो क्या होता है समझना, इसमें हम क्या करते हैं, जो आयरन है उसके बने पाइप होंगे, टैंक होंगे, तो उनका जहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसमें हम क्या करेंगे, अधिक विद्युत धनी धातु का ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आदि के एक ब्लॉक से जोड़ देते हैं। मतलब इनका एक ब्लॉक होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। किसको अटैच कर देते हैं, जो भी हमारे पास में टैंक हैं, पाइप हैं जो लोहे के बने होते हैं उनको। इससे फ़ायदा क्या होगा उसको समझो। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपके ब्लॉक बने हुए वो काम करेंगे एनोड का। मतलब कि जो ब्लॉक बने हुए हैं जिस भी धातु का, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक का, वो काम करेंगे एनोड का। और एनोड का काम क्या होता है, ऑक्सीकरण करना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। ठीक है, ऑक्सीकरण करना ही होता है। अब जो आयरन होता है जिसका टैंक होगा या पाइप बना होता है वो किसका व्यवहार करेगा, वो कैथोड की तरह व्यवहार करेगा। अब कैथोड की तरह व्यवहार करेगा तो कैथोड का काम क्या होता है, अपचयन करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो ये धातु होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, और आपका आयरन होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जो आयरन अगर कोशिश कर रहा है Fe+2 आयन में बदलने की, वो वापस से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वापस आयरन धातु बन जाती है। तो इससे हमको फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आयरन होता है वो संक्षारित होना चाहेगा फिर भी वो संक्षारित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो अपचयन का काम करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वापस से धातु बन जाएगा, वापस से आयरन मेटल बन जाएगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में वापस बन जाएगा। तो ये हो जाएंगे रोकने की कुछ विधियाँ।
इसके अलावा यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है। बाकी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम सीरीज वाइज स्टार्ट करेंगे। अभी तो हम चैप्टर स्टार्ट किए तो चैप्टर सीरीज वाइज पढ़ते जाते हैं। तो इस चैप्टर का मैं एक प्लेलिस्ट बना लूँगा और उस प्लेलिस्ट में इसके जितने भी लेक्चर बने हुए, हालांकि लेक्चर ये लास्ट है तो जिसका लेक्चर नंबर 9 है, और लेक्चर नंबर 9 है तो टोटल 8 आगे पढ़ा है मैंने, सभी वीडियोज़ को ऐड कर दूंगा ताकि आप देख लेना प्लेलिस्ट में जा के बाकी जो वीडियोस नहीं देखे वो। और यही वीडियो के साथ में इस चैप्टर को हम एंड करते हैं। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में कुछ डाउट है तो भी कमेंट कीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।